हम्म आज हम एक काफी बड़े बदलाव पर बात कर रहे हैं। ये भारत में हजारों शायद लाखों व्यवसायों की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को बदलने वाला है। हाँ। वित्त वर्ष 2024-25 से जो गैर कॉर्पोरेट संस्थाएं हैं, उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक नया मानकीकृत प्रारूप मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लागू हो गया है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई फॉर्मेट बदलना नहीं है, ये असल में पारदर्शिता, क्लैरिटी और तुलना करने की क्षमता मतलब कंपैरेबिलिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। निश्चित रूप से। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किन संस्थाओं की बात कर रहे हैं। ये गैर कॉर्पोरेट शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका दायरा बहुत बड़ा है। हाँ, कौन कौन आता है इसमें? इसमें देखिए, आपके पड़ोस की दुकान जो एकल स्वामित्व है, प्रोप्राइटरशिप जिसे कहते हैं, वो भी हैं। बड़ी पार्टनरशिप फर्म्स हैं। आजकल जो LLPs चल रही हैं, सीमित देयता भागीदारी, वो भी हैं। हाँ। और यहाँ तक कि कई NGOs मतलब गैर सरकारी संगठन और ट्रस्ट भी इसी दायरे में आते हैं। तो बेसिकली वो सभी बिजनेस या नॉन प्रॉफिट संस्थाएं जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां नहीं है। समझ गया। तो मतलब कंपनियों की दुनिया से बाहर जो भी हैं उन पर फोकस है। हमारी आज की चर्चा एक डिटेल्ड वीडियो पर आधारित है, जिसमें इस नए प्रारूप की बारीकियों, इसके पीछे की सोच और इसकी मुख्य विशेषताओं को समझाया गया है। हाँ जी। तुम्हारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या बदला है, बल्कि ये समझना है कि क्यों बदला और इसका असल में मतलब क्या है इन संस्थाओं के लिए और उनसे जुड़े लोगों के लिए। बिल्कुल, आज हम इसी पर बात करेंगे। इस नए फॉर्मेट की जरूरत क्यों पड़ी, इसके लक्ष्य क्या है, इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और ये किन किन पर लागू होगा। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं उसी सवाल से जो सबसे पहले आता है। आखिर इस मानकीकरण की, इस स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब पहले क्या चल रहा था जिसे बदलना पड़ा? हाँ, ये जरूरी सवाल है। क्या पहले कोई नियम या फॉर्मेट नहीं था या दिक्कत कुछ और थी? देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले नियम नहीं थे, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के तरीके में बहुत ज़्यादा विविधता थी। मतलब कोई एक तयशुदा सबके लिए एक जैसा फॉर्मेट नहीं था जिसे सारी गैर कॉर्पोरेट संस्थाएं फॉलो करती हों। अच्छा। तो नतीजा ये होता था कि हर CA या हर बिजनेस अपने हिसाब से, अपनी सुविधा से या जैसे पहले से चला आ रहा है वैसे फॉर्मेट बना लेता था। उस वीडियो में बड़ा मजेदार कहा गया है, कुछ फॉर्मेट्स तो एक्सेल शीट पर कलाकारी लगते थे, कुछ पुरानी ऑडिट फाइलों से कॉपी पेस्ट लगते थे और कुछ तो इतने बिखरे हुए होते थे कि समझना मुश्किल था। अरे वाह! मतलब एक ही तरह के बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बिल्कुल अलग-अलग दिख सकते थे। हाँ, बिल्कुल। एक शायद बहुत व्यवस्थित हो और दूसरा बिल्कुल बिखरा हुआ। वीडियो में उसे खजाने की खोज कहा गया, जहां एसेट्स एक पेज पर, लायबिलिटीज 9वें पेज पर। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, असल में ऐसा होता था। सोचिए, एक बैंकर है जिसके पास लोन के लिए 2 अलग-अलग पार्टनरशिप फर्म्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए हैं। हाँ। दोनों का बिजनेस एक जैसा, पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बिल्कुल अलग। एक में कैपिटल ऊपर, दूसरे में कहीं बीच में। एक में एसेट्स का क्लासिफिकेशन बहुत डिटेल्ड, दूसरे में बस 2-3 हेडिंग में सब कुछ। बाप रे! ऐसे में उन दोनों की फाइनेंशियल हेल्थ की सही तुलना करना कितना मुश्किल होगा, आप सोचिए। मैं समझ सकता हूँ। ये सिर्फ तुलना की बात नहीं है, फिर तो एनालिसिस की गहराई पर भी असर पड़ता होगा। अगर फॉर्मेट ही स्टैंडर्ड नहीं है, तो फिर वो फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह निकालने में, उनको समझने में भी दिक्कत आती होगी। बिल्कुल, बहुत दिक्कत आती थी। शायद इसीलिए ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को दखल देना पड़ा। बिल्कुल सही। इसी कंफ्यूजन को, इसी असंगति को दूर करने और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक रूपता लाने के लिए ICAI ने ये कदम उठाया। उन्हें लगा कि गैर कॉर्पोरेट सेक्टर, जो हमारी इकोनॉमी का इतना बड़ा हिस्सा है, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ज्यादा अनुशासन और स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है। लक्ष्य था एक ऐसा फॉर्मेट बनाना जो स्ट्रक्चर्ड हो, समझने में आसान मतलब क्लीन हो, और सबसे जरूरी कंपेरेबल हो, यानी तुलनीय हो। अच्छा। इसे आप कह सकती हैं कि अकाउंटिंग की उस थोड़ी अस्त-व्यस्त दुनिया में व्यवस्था लाने की कोशिश है ये। तो ये जो पहले की थोड़ी अव्यवस्था थी, वही वजह बनी इस नए प्रारूप की। अब ये देखते हैं कि ICAI इससे हासिल क्या करना चाहता है, मतलब मुख्य उद्देश्य और फायदे क्या हैं इसके। आपने स्थिरता, स्पष्टता, तुलनीयता तो बताया, पर थोड़ा और विस्तार से बताइए, इनसे होगा क्या असल में? सबसे पहला और सीधा फायदा है बेहतर एनालिसिस। जब सभी संस्थाएं एक ही फॉर्मेट फॉलो करेंगी, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे बैंक्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, यहाँ तक के सरकारी एजेंसियां,
उनके लिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना और एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, ये तो है। उन्हें अलग अलग फॉर्मेट के बीच भटकना नहीं पड़ेगा। याद है वो वीडियो वाला मजाक? हाँ। अब उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने के लिए किसी डिकोडरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो तो सही था। लेकिन क्या ये सिर्फ बाहर वालों के लिए फायदेमंद है या संस्थाओं को खुद भी इससे कुछ लाभ होगा? नहीं, अंदरूनी तौर पर भी फायदेमंद है। बिल्कुल है। मैनेजमेंट खुद अपनी संस्था की परफॉर्मेंस का पिछले सालों से या उसी इंडस्ट्री की दूसरी संस्थाओं से बेहतर तरीके से मूल्यांकन कर पाएगी। अच्छा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक तरह से फाइनेंशियल हेल्थ पर नजर रखने के लिए एक बढ़िया डैशबोर्ड जैसा काम करता है। इससे बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है। और आपने वो शेड्यूल 3 के साथ अलाइनमेंट की बात भी की थी, वो क्या चीज है, उसका क्या महत्व है? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। शेड्यूल 3 जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के तहत कंपनियों के लिए तय फॉर्मेट है। अच्छा, कंपनियों के लिए? हाँ, तो ये जो नया गैर कॉरपोरेट फॉर्मेट है, इसे काफी हद तक शेड्यूल 3 के प्रिंसिपल्स और स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कॉरपोरेट और गैर कॉरपोरेट दोनों दुनिया की अकाउंटिंग की भाषा काफी हद तक एक जैसी हो जाएगी। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, ये उन प्रोफेशनल्स के लिए भी आसान है जो दोनों तरह की संस्थाओं के साथ काम करते हैं, और ये पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम में एकरूपता लाता है। जैसे आपने कहा था ना, ये अकाउंटिंग का अपना गूगल ट्रांसलेट जैसा है, जो अलग अलग फॉर्मेट के बीच का गैप कम करता है। ये तो वाकई एक बड़ा कदम लगता है। और एक और फायदा जो मतलब जाहिर है, वो है प्रोफेशनल रवैया बढ़ना, प्रोफेशनलिज्म। जब रिपोर्टिंग स्टैंडर्डाइज्ड और व्यवस्थित होती है तो ये पूरी प्रक्रिया को ज्यादा प्रोफेशनल बनाती है। इससे संस्था की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। निश्चित रूप से एक कंसिस्टेंट, क्लियर और प्रोफेशनल तरीके से पेश किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी संस्था की साख को बढ़ाते हैं। ये दिखाता है कि संस्था अपने फाइनेंशियल मामलों को गंभीरता से लेती है। ठीक है, तो हमने बैकग्राउंड और उद्देश्य समझ लिए। अब आते हैं इस नए प्रारूप की बनावट पर। इसकी मेन विशेषताएं क्या हैं? बैलेंस शीट से शुरू करते हैं, जिसे वीडियो में संस्था की फाइनेंशियल सेल्फी कहा गया है। उसमें क्या बदला है? फाइनेंशियल सेल्फी कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बैलेंस शीट एक खास टाइम पर संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन का स्नैपशॉट दिखाती है। नए फॉर्मेट में ये सेल्फी अब ज्यादा क्लियर और स्ट्रक्चर्ड है। इसे वर्टिकली, मतलब ऊपर से नीचे पेश किया जाता है। पहले इक्विटी और लायबिलिटीज का सेक्शन होता है और उसके बाद एसेट्स का सेक्शन। ये प्रेजेंटेशन शेड्यूल 3 जैसा ही है। और इन सेक्शंस के अंदर क्या है? क्या अब आइटम्स को क्लासिफाई करने का तरीका भी बदला है? हाँ, सबसे बड़ा बदलाव क्लासिफिकेशन में ही है। अब स्टैंडर्ड हेड्स और सब हेड्स तय कर दिए गए हैं। जैसे इक्विटी और लायबिलिटीज में आपको क्लियरली कैपिटल या पार्टनर्स फंड दिखेगा, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज वगैरह आती हैं, और फिर करंट लायबिलिटीज जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स वगैरह आते हैं। और एसेट साइड पे? एसेट साइड पर भी ऐसा ही क्लियर डिवीजन है। पहले नॉन करंट एसेट्स आती हैं, जिसमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह शामिल हैं। ठीक है। इसके बाद करंट एसेट्स आती हैं, जिनमें इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वगैरह शामिल हैं। इसका मतलब वो पुरानी आज़ादी खत्म हो गई, जहाँ कभी कभी छोटी मोटी चीज़ें जैसे पंखा या फर्नीचर सीधे करंट एसेट्स में दिखा दी जाती थी, बस जगह भरने के लिए। हाँ, वो क्रिएटिव अकाउंटिंग के दिन अब गए। अब हर एसेट और लायबिलिटी को उसके नेचर के हिसाब से सही कैटेगरी में डालना होगा। इससे बैलेंस शीट न सिर्फ साफ सुथरी दिखती है, बल्कि उसका एनालिसिस करना भी आसान और मीनिंगफुल हो जाता है। आप आसानी से वर्किंग कैपिटल या डेट इक्विटी रेशियो जैसी जरूरी चीजों का पता लगा सकते हैं। ये तो वाकई पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है। बैलेंस शीट के बाद अगला जरूरी स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। उसकी संरचना में क्या खास है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी एक लॉजिकल फ्लो लाया गया है। शुरुआत होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, जो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज से होने वाली इनकम है। हाँ। इसके बाद अदर इनकम जोड़ी जाती है, जैसे कोई ब्याज मिला या कोई एसेट बेचने से फायदा हुआ। और खर्चों का क्या उन्हें भी अब सही से जमाया गया है? बिल्कुल। टोटल इनकम के बाद खर्चों को फंक्शनल कैटेगरीज में दिखाया जाता है। मेन कैटेगरीज हैं कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड परचेज्ड, फिर चेंजेस इन इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक में जो बदलाव आया, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस
फाइनेंस कॉस्ट्स जैसे ब्याज का खर्चा, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस और आखिर में अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस, ये वही पुरानी मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाली कैटेगरी है जहां मतलब सब कुछ डाल दिया जाता था? नहीं, यहीं पर एक बड़ा सुधार है। हालांकि अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी अभी भी है, लेकिन अब ये जरूरी है कि इसके अंदर आने वाले जो भी महत्वपूर्ण खर्चे हैं उनका खुलासा नोट्स टू अकाउंट्स में किया जाए। अच्छा। पहले की तरह एक बड़ी गोलमोल मिसलेनियस एक्सपेंस की रकम दिखाकर बच नहीं सकते। वीडियो में कहा गया था ना कि मिसलेनियस एक्सपेंस का वो कॉलम अब ऑफिशियली रिटायर हो गया है। हाँ, सही है। खर्चों का ये क्लियर क्लासिफिकेशन प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट स्ट्रक्चर के एनालिसिस में बहुत मदद करता है। और अंत में ये स्टेटमेंट हमें कहाँ तक ये जाता है, मतलब फाइनल फिगर क्या होता है? सारे खर्चे घटाने के बाद हम पहुंचते हैं प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स पर। फिर टैक्स एक्सपेंस घटाने के बाद जो फाइनल फिगर आता है, नेट प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स, वो क्लियरली दिखता है। यही वो जरूरी फिगर है जो संस्था की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। ये पूरी प्रक्रिया अब काफी सुव्यवस्थित लग रही है। अब बात करते हैं उन नोट्स टू अकाउंट्स की जिनका आपने जिक्र किया और जिन्हें अक्सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्दे के पीछे का सीन कहा जाता है। उनमें क्या बदलाव हैं? नोट्स टू अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक बहुत जरूरी हिस्सा है और नए फॉर्मेट में इनका रोल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इन्हें अब सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं माना जा सकता। नए फॉर्मेट के तहत ये जरूरी है कि नोट्स में जो महत्वपूर्ण अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, जैसे रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है, इन सब का क्लियर खुलासा हो। और पॉलिसीज के अलावा और क्या बताना होता है? इसके अलावा नोट्स में कई और जरूरी खुलासे होने चाहिए, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का ब्यौरा, कंटिंजेंट लायबिलिटीज यानी भविष्य की संभावित देनदारियां जिनका होना न होना किसी घटना पर निर्भर है, कमिटमेंट्स जैसे भविष्य के कैपिटल एक्सपेंडिचर, अलग अलग एसेट्स और लायबिलिटीज का डिटेल्ड ब्रेकअप, अगर कोई एक्सेप्शनल आइटम है इनकम या एक्सपेंस में तो उसका एक्सप्लेनेशन, और भी बहुत कुछ। तो वो दिन गए जब नोट्स में सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए या सब ठीक है जैसी गोलमोल बातें लिख दी जाती थी? हाँ, अब बताना होगा कि कौन से स्टैंडर्ड कैसे फॉलो किए गए और अगर सब ठीक है तो क्यों और कैसे। नोट्स अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिए गए फिगर्स को कॉन्टेक्स्ट और गहराई देंगे। ये यूजर्स को समझने में मदद करेंगे कि वो फिगर्स कैसे निकले और उनके पीछे क्या अजम्पशंस या एस्टिमेट्स हैं। पारदर्शिता के लिए ये बेहद जरूरी है। एक और चीज का जिक्र था, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या ये अब सभी गैर कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए जरूरी है, मैंडेटरी है? नहीं, ये सभी के लिए मैंडेटरी नहीं किया गया है। हालांकि ICAI की गाइडलाइंस बड़ी संस्थाओं, आमतौर पर लेवल 1 संस्थाएं जिनके बारे में हम बात करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए स्ट्रांगली एनकरेज करती हैं। अच्छा, एनकरेज करती हैं। हाँ, इसे फाइनेंशियल हेल्थ को समझने, खासकर लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी का पता लगाने के लिए एक बहुत ही यूजफुल टूल माना जाता है। ये दिखाता है कि कैश आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। वीडियो में इसे गैर कॉर्पोरेट संस्थाओं का कॉर्पोरेट स्टाइल ग्लो अप कहा गया था, जो शायद इसके महत्व को दिखाता है। हाँ, ये एक तरह का अपग्रेडेशन ही है। भले ही मैंडेटरी ना हो, लेकिन जो संस्थाएं इसे अपनाती है वे यकीनन अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी और पारदर्शिता को बढ़ाती हैं। ये दिखाता है कि वे अपने कैश मैनेजमेंट को कितनी गंभीरता से ले रही हैं। ये सब बहुत जानकारीपूर्ण है। अब ये क्लियर करें कि नया फॉर्मेट असल में किन संस्थाओं पर लागू होता है। क्या इसमें कोई लिमिट या लेवल है? हाँ, ICAI ने गैर कॉर्पोरेट संस्थाओं को उनके साइज और पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर क्लासिफाई किया है। ये क्लासिफिकेशन मेनली उनके टर्नओवर और बोरोइंग्स की रकम पर आधारित है। 3 लेवल बनाए गए हैं, लेवल I, लेवल 2 और लेवल 3। ये लेवल क्या बताते हैं, मतलब कौन किस में आता है? लेवल I में सबसे बड़ी संस्थाएं आती हैं जिनका टर्नओवर एक तय लिमिट जैसे 250 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है या जिनकी उधारी एक तय लिमिट जैसे 50 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। अच्छा। लेवल 2 और 3 में फिर उनसे छोटी संस्थाएं आती हैं जिनके टर्नओवर और बोरोइंग्स की लिमिट कम होती जाती है। और ये नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्मेट ये किस लेवल पर लागू होता है? ये नया स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट सभी लेवल्स पर, लेवल 1,
2 और 3 की संस्थाओं पर लागू होता है। सभी पर? हाँ, सभी पर। मतलब चाहे कोई बड़ी LLP हो या एक छोटी पार्टनरशिप फर्म, सभी को इसी फॉर्मेट को फॉलो करना होगा। उद्देश्य है कि पूरे गैर कॉर्पोरेट सेक्टर में एक रूपता लाई जाए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या लेवल 3 की एक छोटी सी दुकान या फर्म के लिए भी उतने ही डिटेल्ड खुलासे मतलब डिस्क्लोजर्स जरूरी हैं जितने लेवल आई की एक बड़ी संस्था के लिए? क्या ये उन पर कंप्लायंस का बोझ नहीं बढ़ाएगा? ये बहुत वाजिब चिंता है और ICAI ने इसका ध्यान रखा है। जहां मूल फॉर्मेट सभी के लिए एक जैसा है, वहीं छोटी संस्थाओं लेवल 2 और 3 को कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में छूट दी गई है। अच्छा, छूट है? हाँ, उन्हें कुछ कॉम्प्लेक्स या डिटेल्ड जानकारी देने की जरूरत नहीं है, जो मुख्य रूप से बड़ी संस्थाओं के लिए ही रेलेवेंट होती है। इसे आप कह सकती हैं सिंप्लीफाइड डिस्क्लोजर्स। अच्छा, तो ये एक तरह से स्केड्यूल 3 लाइट एडिशन जैसा हो गया। स्ट्रक्चर वही, प्रोफेशनलिज्म वही, लेकिन थोड़े कम फुटनोट्स और डिटेल्स के साथ। बिल्कुल सही समझा आपने। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। स्टैंडर्डाइजेशन का फायदा सभी को मिले, लेकिन छोटी संस्थाओं पर गैर जरूरी बोझ डाले बिना। उन्हें मेन फॉर्मेट फॉलो करना है, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स और कुछ और डिटेल्स में उन्हें राहत दी गई है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल लगता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो मेन मैसेज क्या है, टेक अवे क्या है? मेन मैसेज ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से भारत में गैर कॉर्पोरेट संस्थाओं की दुनिया में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक नया दौर शुरू हो गया है। अब उनकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक कंसिस्टेंट, क्लियर और कंपेरेबल भाषा बोलेंगे। ये बदलाव सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे बिजनेस इकोसिस्टम, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और खुद बिजनेस के लिए पारदर्शिता और बेहतर समझ का रास्ता खोलेगा। हाँ, वो दिन शायद खत्म हो गए जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना एक कला थी, जहां हर कलाकार की अपनी स्टाइल होती थी। अब ये साइंस की तरह ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड हो गया है। जैसा वीडियो में कहा था, क्रिएटिव बैलेंस शीट का युग समाप्त हो गया है, लेकिन क्रिएटिविटी का स्वागत बिजनेस चलाने के दूसरे पहलुओं में हमेशा रहेगा, खाता बही में शायद अब नहीं। बिल्कुल, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्लैरिटी, एक्यूरेसी और कंपेरेबिलिटी सबसे जरूरी है। ये बदलाव शुरू में कुछ संस्थाओं के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, खासकर उनके लिए जो पुराने ढर्रे पर चल रहे थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये निश्चित रूप से फायदेमंद साबित होगा। अब जब हमने इस नए फॉर्मेट और इसके असर को समझ लिया है, तो कुछ दिलचस्प सवाल भविष्य के लिए उठते हैं। आपने बाहरी स्टेक होल्डर्स जैसे बैंकर्स और इन्वेस्टर्स के फायदों का जिक्र किया। क्या आपको लगता है कि ये बढ़ा हुआ स्टैंडर्डाइजेशन और पारदर्शिता असल में इन गैर कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए लोन या इन्वेस्टमेंट पाना आसान बना सकता है? क्या इससे उनकी क्रेडिट रेटिंग या वैल्यूएशन पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। थियोरेटिकली हाँ, जब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ज्यादा भरोसेमंद, तुलनीय और समझने में आसान होती है, तो ये लेंडर्स और इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ाती है। हाँ, ये तो लॉजिकल है। इससे रिस्क का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। अगर एक बैंक दो एक जैसे बिजनेस के लोन एप्लीकेशन देख रहा है और एक स्टैंडर्डाइज्ड, ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा है, जबकि दूसरा पुराने, अस्पष्ट फॉर्मेट का इस्तेमाल कर रहा है, तो जाहिर है पहले वाले के फेवर में फैसला जाने की संभावना ज्यादा होगी। तो हाँ, लॉन्ग टर्म में इससे क्रेडिट तक पहुंच बेहतर हो सकती है। और अंदरूनी तौर पर क्या ये स्टैंडर्डाइजेशन इन संस्थाओं, खासकर छोटी और मीडियम साइज वाली, कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के तरीके को बदल सकता है? जब उनके पास अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की ज्यादा क्लियर पिक्चर होगी, तो क्या वे बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कॉस्ट मैनेजमेंट या ग्रोथ प्लान बना पाएंगी? मुझे ऐसा लगता है कई छोटी संस्थाएं अक्सर डे टू डे ऑपरेशंस में इतनी उलझी रहती हैं कि वे गहरी फाइनेंशियल एनालिसिस या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती। हाँ, ये बात तो है। एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट जो की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को क्लियरली दिखाता है, उन्हें अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने, कमजोरियों को पहचानने और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए एक बेहतर फ्रेमवर्क दे सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे खर्चों का क्लियर क्लासिफिकेशन उन्हें ये समझने में मदद कर सकता है कि कॉस्ट कहाँ बढ़ रही है, या बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट उन्हें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पर फोकस करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो हाँ, ये सिर्फ बाहरी रिपोर्टिंग का मामला नहीं है, ये इंटरनल मैनेजमेंट को भी मजबूत बना सकता है। ये वाकई दिलचस्प है। तो ये सिर्फ नियमों का पालन करने से कहीं ज्यादा है, ये असल में व्यापार करने के तरीके को बदल सकता है।
इस पर निश्चित रूप से आगे नजर रखने की जरूरत होगी कि जमीनी स्तर पर इसका क्या असर पड़ता है। बिल्कुल, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि संस्थाएं इसे कैसे अपनाती हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस बढ़ी हुई पारदर्शिता पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। ये भारत के विशाल गैर कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए एक अहम डेवलपमेंट है।